आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर धीरे धीरे इन क्वेश्चंस की संख्या जो है वो समय के साथ बढ़ाते जाएंगे। इच्छा तो थी कि पूरी 150 क्वेश्चंस का मैं पूरा सेट लेके आऊँ जो ओनली इकोनॉमिक के ऊपर बेस्ड हो। तो आगे से जब भी मैं कोई सेट लाऊंगा तो उसमें से कुछ सेट ऐसे होंगे जो एकदम स्पेसिफिक होंगे, जैसे हिस्ट्री के स्पेसिफिक होंगे या इकोनॉमिक्स के स्पेसिफिक होंगे। तो चलिए, आज जो मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है इसका लेवल मैं 2 तक मानता हूँ। जैसे 0, 1, 2 लेवल को लेके चलते हैं तो मैं 2 और 3 लेवल का क्वेश्चन इसको मानता हूँ। इसमें वैसे क्वेश्चंस को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है, हटा दिया है, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। जैसे कि इंडियन जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी के पिता किसको, इकोनॉमिक्स के पिता किसको माना जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सब क्वेश्चंस मैंने हटा दिया है कि एडम स्मिथ है, इसको हर लोग लगभग जानते हैं। इसके अलावा द इनविजिबल हैंड थ्योरी वो किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था। वेल्थ ऑफ नेशंस किताब किसने लिखी है, तो एडम स्मिथ ने लिखी है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो लोग जानते हैं। नॉर्मली जो इकोनॉमिक्स नहीं भी जानते उनको भी ये क्वेश्चंस के आंसर मालूम होते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि ये क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको आते ही होंगे। फिर भी अगर आपको एकदम इजी क्वेश्चंस भी अगर इकोनॉमिक्स के चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है भाई, यहाँ पर आप जैसा डिमांड करेंगे मैं वैसा ही सप्लाई दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वह अर्थशास्त्र की छोटी इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। एकदम सिंपल है, अर्थशास्त्र की छोटी इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं जो इंग्लिश में जानते हैं माइक्रो को समझते हैं, लेकिन इसका हिंदी में मीनिंग व्यष्टि नहीं जानते हैं। तो यहाँ देख लें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन को लें। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। पहले जो था समष्टि, दोनों अर्थशास्त्र मिले हुए थे, लेकिन फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग कर दिया तो कीन्स ने कर दिया। उसका क्या नाम था, जॉन मेनार्ड कीन्स। एकदम सिंपल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्र के विचारों से प्रेरित थी, तो वो थी जॉर्ज मेनार्ड कीन्स की। ठीक है ना। हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसे है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर जो है एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो ये शामिल किया जाता है पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अब ये बताइए कि चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा चीज़ शामिल की जाती है। हम लोग जानते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जो कि खेती, बागवानी, खनन, ये सब तो प्राइमरी सेक्टर का जॉब हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री हो गई। टर्सरी सेक्टर में हमारे सर्विस सेक्टर हो गए, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, टीचिंग सर्विस है ये। तो ये हो गए टर्सरी सेक्टर में। पांचवा सेक्टर हो गया ये पंचम क्षेत्र हो गया, जिसमें कि अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। तो हमें बताना है कि चतुर्थ सेक्टर यानी कौन सा होगा, चतुर्थ क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का वो कौन सा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था वर्ष 1979 में। ठीक है ना। 1969 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। वहाँ के बैंक ने, स्वीडिश बैंक ने इसको शुरू किया है, इसलिए कई लोग इसको नोबेल नहीं मानते हैं, लेकिन हमें इसके इफ बट में नहीं पढ़ना है, हमें बस इसको जान लेना है कि ये भी एक तरह का नोबेल पुरस्कार ही है। और एक क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे। ठीक है। और दूसरे भारतीय कौन थे, तो ये थे अभिजीत बनर्जी। एस्थर डुफ्लो को ही मिला था, लेकिन मैंने इंडियन का ही नाम लिखा है, इसको हटा दिया इस नाम को, तो इस नाम के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन, दूसरे भारतीय थे अभिजीत बनर्जी, और जो इनको टॉप जिस पे मिला था, इनको अर्थशास्त्र का जिनको नोबेल मिला था वो था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन।
7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था यानी गांधीयन इकोनॉमी का सिद्धांत है, तो यह ट्रस्टीशिप यानी न्यास इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना, न्यास यानी ट्रस्टीशिप। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है वो है न्यास यानी ट्रस्टीशिप। इसमें क्या था कि गांधी जी ऐसा मानते थे कि जितने अमीर लोग हैं वो उनका जो धन है ना, उनका धन है वो दरअसल गरीबों के लिए है और गरीबों के कल्याण के लिए है, ठीक है ना। एक तरह से गॉड ने उनको चुना है कि आप गरीबों का कल्याण करें, इसलिए उनको पैसा दिया है। तो वो क्या है, अमीर लोग जो है ना वो ट्रस्टी हैं किसके, तो गरीब लोगों के। गरीबों पे खर्च करना उनका नैतिक दायित्व है। चलिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। आर्थिक समृद्धि एवं विकास से क्वेश्चंस को लेते हैं। तो सीधा 8वां नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंज आर्थिक समृद्धि कहलाता है, ठीक है ना। मैंने सीधा ही लिख दिया है। अगर कहीं पर किसी मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ उसको कहेंगे। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी, ठीक है ना। तो उस समय 2006-07 में जिसे मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय बहुत अच्छा ग्रोथ मिला था, 9.6%। एकदम इंडिया जो था एकदम शाइनिंग हो रहा था। तो उस समय ग्रोथ रेट जो थी वो 9.6% थी। और 1991 में 1991 में जब से एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद जो है ये सबसे मैक्सिमम थी। एलपीजी रिफॉर्म्स आपने देखा होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी बनाना अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन जब तक वो नहीं बनता है तब तक बस इसी से काम चलाएं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण है। उसका मुख्य कारण है पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि कोई इन्वेस्टर अगर 10 रुपये खर्च करके वो 11 रुपये कमा रहा है, ठीक है ना। यानी सरकार भी 10 रुपये खर्च कर रही है और उसको इनकम बस 11 रुपये का ही हो रहा है, ठीक है। तो अनुपात कम है ना। लेकिन यही हम देखते हैं जैसे यूएसए वगैरह में वो लोग जो है बहुत कम खर्च करते हैं, 2 रुपये खर्च करते हैं 2000 रुपये कमा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होता कैसे है, तो जितने विकसित देश हैं खास करके यूरोपियन और अमेरिका के जो खास करके जो अमेरिका है, यूरोप के जो कंट्रीज हैं, इनका क्या है कि ये बहुत कम खर्च से अपना माल बनाते हैं और फिर उसको विकासशील देशों में बेच करके मोटा मुनाफा कमाते हैं। जैसे भी हाल फिलहाल आपको न्यूज़ में आया होगा कि रफ़ाएल विमान में भी कमीशन दिया गया, रफ़ाएल विमान की खरीद में भी 10 मिलियन यूरो दिया गया था। उसमें नाम वाम सब है और बड़ी आसानी से चालाकी से वो मॉडल वॉडल कार वार के इतना बड़ा रफ़ाएल बनाने का जो है वो ठेका दे दिया गया था इंडियंस का, एक इंडियन को। तो घुमा फिरा के वही है कि वो बिचौलियों की तलाश करके अपना कोई भी सामान जो है ना वो भारत जैसे देशों में डंप कर देते हैं, तो उससे उसको मोटा इनकम होता है। जैसे डिफेंस इक्विपमेंट काफ़ी सस्ते बनते हैं लेकिन को बहुत महंगे दामों पर जो है बेच दिया जाता है। कुछ देश भारत को बेचेंगे, कुछ पाकिस्तान को बेचेंगे, कुछ देश इसी तरह जो बहुत सारे दुनिया में देश हैं, ये तो भारत और पाकिस्तान तो बड़े देश हैं, तो उनको माल बेचते रहते हैं। मैंने एक तरह का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। तो उनकी जैसे कि उनका जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है उसमें 1 रुपये ही खर्च होता है लेकिन उसके वो 1000 या 10,000 रुपये तक वसूल लेते हैं। तो ये हिसाब होता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम जैसे अगर बिजली भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जैसे कोयला का, पानी का, लेबर का, सबका इस्तेमाल होता है जिसका खर्चा खूब पड़ता है। लेकिन बिजली जब हम बेचते हैं तो हमें सब्सिडी दे के बेचनी पड़ती है। तो पूंजी उत्पाद का जो अनुपात है वो अधिक नहीं हो पाता है, वो अच्छा नहीं हो पाता है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें वो ऐसा हो। सॉफ्टवेयर में अच्छा ज़रूर हम कर रहे हैं लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर की सरकारी कंपनी नहीं है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का भी ग्रो होना जरूरी है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक क्वांटिटेटिव एंड गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तन को आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं, ठीक है ना। बिना सामाजिक मूल्य का ये नहीं होगा। तो किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एंड एवं गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तनों को आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं और इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं।
किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट सबसे कम रही है? तो ये रही है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें आर्थिक विकास दर जो है वो सबसे कम रही है। किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर सर्वाधिक रही है? तो ये रही है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अब है जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ठीक है ना, तो जीडीपी में जो परिवर्तन की दर होगी उसको बोलेंगे आर्थिक विकास दर। ठीक है ना, जीडीपी में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? आर्थिक विकास दर होगा। हम लोग जानते हैं ना जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है ना, जीडीपी 3 सेक्टर पे आ जाता है वो। ठीक है, एक कौन कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और हम बात देखते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है ना, सर्विस सेक्टर। इस तरह से जो है वो हमारा जीडीपी का फॉर्म हो जाता है। सबको जो भी जितना भी कमाए सबको कैलकुलेट करके उसको जीडीपी बना डालते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी PQLI का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था मॉरिस डी मॉरिस ने 1976 में। ठीक है ना, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किया था, ये किया था मॉरिस डी मॉरिस ने। किसने कब किया था? 1976 में। घोट लेना इस तरह के क्वेश्चंस को। थोड़ा भी क्वेश्चन हाई लेवल का आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम बेसिक नीड्स अप्रोच दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं विश्व बैंक और IMF कैसे बने थे? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा बने थे ये दोनों ही, तो इसको भी ध्यान में रखना है। वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम यानी ICP के अनुसार PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व यानी जीडीपी में भारत की भागीदारी रही है। तो ये रही है 6.7%। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? जैसे कि हम अपनी मुद्रा में कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं भारत में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी कैलकुलेशन की जाती है। क्योंकि $1 का जितना वैल्यू अमेरिका में है, सेम उसी को कैलकुलेट करें हम भारत में $1 की वैल्यू को, तो उतने रुपए में हम बहुत ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं जितने में कि डॉलर खरीदेगा अमेरिका में। तो इसी हिसाब से परचेजिंग पावर पैरिटी की वो जो है कैलकुलेशन होती है। और इस हिसाब से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो वर्ल्ड में तीसरी अर्थव्यवस्था है, और वर्ल्ड में इसकी जो भागीदारी जो हो जाती है वो हो जाती है 6.7% की। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था महबूब उल हक द्वारा। अब महबूब उल हक कहाँ के हैं और इनको नोबेल मिला है या नहीं मिला है, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए, या फिर मैं पिन करके मैसेज इनके बारे में जानकारी दे दूंगा। अभी बताऊंगा तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं लिख दूंगा बढ़िया तरीके से। 19 नंबर क्वेश्चन, जीवन प्रत्याशा सूचकांक यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। ठीक है ना, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग जो हम मार्किंग देते हैं तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि मिनिमम जो है कोई व्यक्ति 20 वर्ष तो जीता ही जीता है, और मैक्सिमम उसकी लाइफ कितनी होगी? 85 वर्ष। इसी हिसाब से हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग जो है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और बढ़िया तरीके से इसको घोटा भी लगा लेंगे। तो देखते हैं, ये हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च एक वित्तीय वर्ष होता है में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। जो नेशनल इनकम होता है उसमें हम एक साल में जितनी चीज़ें उत्पादित होती है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में, उसका जितना मौद्रिक मूल्य होगा उसके बराबर होगा वो। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय। यानी घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी खर्चा उर्चा काट के भाई, है ना भाई, विदेशों में जो कुछ बना था उसके ऊपर में टैक्स भी लगा और भी बहुत सारा चीज़, तो उसको काट के जो होगा वो राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा।
राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली यानी नेशनल इनकम अकाउंटेंसी सिस्टम का जन्मदाता था साइमन कुजनेटस, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली यानी नेशनल इनकम अकाउंटेंसी अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता था साइमन कुजनेटस। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति यानी नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पीसी महालनोबिस। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति यानी नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पीसी महालनोबिस। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो यह है भौतिक परिसंपत्तियों का यानी कि फिजिकल एसेट्स का, ठीक है। 24 नंबर को देखें हम लोग। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ दोनों का विलय कर दिया गया है, ठीक है ना। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और एनएसएसओ का विलय कर एक नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय किया गया है। अभी पूरी तरीके से इसके बारे में स्पष्ट नहीं है, मैं पिंड मैसेज में डाल दूंगा ये 24 नंबर क्वेश्चन की डिटेल। तो इसको मिला के बोला जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आगे हम लोग देखते हैं हिंदू वृद्धि दर यानी हिंदू ग्रोथ रेट संबंधित है, तो ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर जो है वो संबंधित है, ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है कंपनी मामले के मंत्रालय के द्वारा। MCA 21 जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है वो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। MCA का फुल फॉर्म होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, है ना। कई जगह पे नहीं लिखा हुआ होता है तो मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, नीचे लिखूंगा नहीं। MCA.gov.in करके साइट भी होती है जिस पे लोग अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं या आगे फर्दर और भी चीज़ें देखते हैं। तो ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अगर जो यहाँ से देख ले तो जान जाएगा इस चीज़ को। कॉरपोरेट अफेयर्स का मतलब है कंपनी मामला, जो भी है इसको देख लेना है। 27 नंबर का क्वेश्चन है एक खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय या जिसको वाई से डिनोट करते हैं से क्या तात्पर्य होता है? तो ये पूरा फॉर्मूला होता है C+I+G+X-M। यहाँ पर C बराबर हो गया कंजम्पशन यानी उपभोग, लोग जो उपभोग करते हैं उसको C से दिखाते हैं कंजम्पशन से। I बराबर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट आया वो तो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट फंस जाता है ना, तो उसको भी इसमें हम जोड़ लेते हैं, एक तरीके का इनकम ही हो गया ये। G बराबर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो सरकार खर्च करती है उसको भी इसमें जोड़ लेते हैं। और X यानी एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में से हम लोग क्या है इंपोर्ट को घटा लेते हैं, तो वो हमारी जो होती है ओपन इकोनॉमी में जो है वाई का वैल्यू ये कैलकुलेट हो जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय आय आ गया, जिसमें कि हम लोग इंपोर्ट को घटा लेते हैं और एक्सपोर्ट को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं प्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर सकल GDP को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉमिनल GDP। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत यानी डोमेस्टिक सेविंग की औसत दर कितनी आकलित की गई है? तो ये लगभग 30 से 40% है। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये पेपर में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और लगभग जो है ना अभी इतने के आसपास ही रहने का उम्मीद है। थोड़ा बहुत घटेगा लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो अब ध्यान रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP क्या है? तो यह राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन, ठीक है ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है ये। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1950 में, ठीक है ना। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आगे का क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, है ना। यहाँ से नेशनल उठाना है, बीच में मैंने कुछ गलत लिख दिया था उसको काट दिया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसकी स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो ये समिति थी C रंगराजन समिति, ठीक है ना। नेशनल स्टैटिस्टिकल
और कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी, स्वीकार की गई थी? तो ये समिति थी सी रंगराजन समिति। आगे है, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कॉमन सा है चीज़, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन को मनाया जाता है 29 जून को, सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है, कितना है 29 जून, 29 जून में टाइम है, तो इस बार ज़रूर मनाना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आता है आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखते हैं कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसे प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों यानी प्रोग्राम्स एवं नीतियों यानी पॉलिसीज़ का भी निर्धारण किया जाता है। तो भाई आर्थिक नियोजन क्या होता है उसको घोट लेना है, इस पूरे एक तरीके से ये पूरा ही समग्र रूप से इसको बता दिया गया है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसे प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समय अवधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों, प्रोग्राम्स एवं नीतियों, पॉलिसीज़ का भी निर्धारण किया जाता है। कई लोग जो हिंदी माध्यम से मेंस देते हैं उनको इस तरह के लाइंस के ऊपर में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बढ़िया लाइंस अगर कोई लिखे मिले तो उसको लिख के रख लेना चाहिए इसको, ठीक है ना। अभी तो ये सारा डेटा प्री के अकॉर्डिंग है, प्री का थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो घोटते रहना है, ठीक है। आगे बीपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती रहेगी, तो भाई हथियार का भी डालने नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? ये की थी सर एम विश्वेश्वरैया ने। कब किया था? वर्ष 1934 में, ठीक है ना। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, भाई ये बताना है कि इनके जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, वो कितने तारीख को मनाया जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहना, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, और इच्छा करे तो शेयर कर देना, अन्यथा खुद देख के रह जाना। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो ये की थी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो ये की थी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अब अगला क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये दोनों को ही सुरक्षा प्रदान करता है, व्यक्ति को भी और राज्य को भी, दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। कौन? भारतीय मॉडल। किस चीज़ का? डेवलपमेंट का, ठीक है ना। दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये सब एकदम बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं, खूब अच्छा। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आपको देखने को सीधे मिलेंगे। क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन को डालेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो हड़कना नहीं है कभी भी। 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें कि राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। जाहिर की सी बात है, भारत का मामला है तो भारत का प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष। 40 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अगस्त 1952 को। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1951 से। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो किस पे आधारित थी? तो ये थी हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके ऊपर आधारित थी? तो ये आधारित थी हेराल्ड डोमर योजना पर, ठीक है ना, प्रथम परियोजना। और दूसरी परियोजना किसके ऊपर आधारित थी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो यह प्रथम योजना के दौरान ही इसको कर ली गई थी। भाई गांधी जी हैं, खादी है, देश आज़ाद हुआ था, तो देश के जनमानस पे गांधी जी का बहुत ज़्यादा असर रहा है, तो ये सबसे पहले में ही वो हो गया था।
44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना को का वास्तुकार थे, तो वास्तुकार थे पीसी महालनोबिस। ठीक है ना, महालनोबिस प्लान भी इसको कहा जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावी था? तो ये था 1978 से 80 तक। अब ये रोलिंग प्लान क्या होता है, ये भी मैं पिंड मैसेज में नीचे डाल दूंगा। 45 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका रोलिंग प्लान में पक्का ही डाल दूंगा पिंड मैसेज में, थोड़ा डिटेल से। मैं इसको थोड़ा जल्दी ख़त्म करने के मूड में हूँ। 46 नंबर क्वेश्चन, कृषि का ऋणात्मक प्रदर्शन, तो वो दिखा तीसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी कृषि उत्पाद क्या हुए थे उस समय में, नीचे गिर गए थे। कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय बनाया गया है। ठीक है ना, ये घोट लेना है इसको कि भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय बनाया गया है। तो ये पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। देखो कई लोग ना सब छाँट के पढ़ते हैं, पॉलिटी अलग, फ्रीडम मूवमेंट अलग, हिस्ट्री अलग, ये अलग, वो फलाना अलग, ढिमका अलग। ऐसा होता नहीं है, सब जाके एक जगह पे जाके कॉमन पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो जो कॉमन पॉइंट पे जाके मिलना तो स्वाभाविक है, बस सबको समग्र रूप से पढ़िए। और हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन कब हुई थी? तो ये हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, है ना। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ना, उसी समय में ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, विकास केंद्र उपागम यानी डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना, विकास केंद्र उपागम यानी डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब आ जाते हैं नीति आयोग के ऊपर में। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रेटजी एवं 3 वर्षीय कार्य योजना एजेंडा एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। ठीक है ना, तो ये वाला जो मामला है इसको घोट लेना है थोड़ा सा। ठीक है ना, एक बार मैं कोई एग्ज़ाम में मैंने एक क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ऐसा क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन ये भी था कि एग्ज़ाम के सिलसिले में ही, बढ़िया एग्ज़ाम था वो, बिहार सिपाही लेवल का नहीं था वो, थोड़ा सा दरोगा लेवल वगैरह मेंस का क्वेश्चन रहा होगा। तो जिसमें ये था नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना, इस तरह का उसका फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और उसमें ना नीचे में 4 तरीके के वो दिए हुए थे, तो उसमें कई लोग कंफ्यूज कर गए थे। ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडिया ऐसे करके लिख के भी दे रखा था। तो भाई नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है वो पता रहना ही चाहिए। तो चलिए अभी के क्वेश्चंस को, अभी हमने 50 अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो मेरी इच्छा तो थी तो टोटल 150 क्वेश्चन डिस्कस करने की, लेकिन 150 में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और बोरिंग भी हो सकता था। तो ऐसा करता हूँ ना, ये 50 क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ और बैक टू बैक फायर करता हूँ। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चंस और लाऊंगा। तो जो लोग आगे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे बिहार पब्लिक के या यूपीएससी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उनमें ये क्वेश्चंस उनको बड़े लाभकारी सिद्ध होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।